हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग उम्मीद करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो बात करें, हम अपना तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों में आवर्तिता। ठीक है, तो जिसमें हमने बहुत सी चीजें पढ़ ली है। हम अपना फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 3 चीजों के बारे में जान लिया है। जिसमें पहला था हमारा एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणविक त्रिज्या, दूसरा हमने पढ़ा आयनिक रेडियस जिसको हम बोलते हैं आयनिक त्रिज्या, और तीसरी बात हमने जानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनन एंथैल्पी जिसको बोल दिया जाता है आयनन ऊर्जा। ठीक है, ये 3 बातें हम जान चुके हैं। अब हम अपनी चौथी बात पे चलते हैं जो कि होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी तो हमने आयनन जाना कि इलेक्ट्रॉन को तो हमने निकाल दिया एटम से, लेकिन अब बात आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी अब इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर प्रवेश कराना है, कहे तो इंटर कराना है इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के अंदर। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को जब किसी एटम या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे थे तब हम ऊर्जा दे रहे थे, है ना, ऊर्जा दे रहे थे। वहां पे ऐसा कभी नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन खुद वहां से बाहर निकला हो, कभी नहीं। इसलिए वहां पे एक पॉइंट लिखा था कि जो आयोनाइजेशन कहे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उसका मान हर समय पॉजिटिव होगा, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी उसका मान यानी उसकी वैल्यू हर समय पॉजिटिव होगी, कभी भी वो माइनस में नहीं होगी, ये बताया था। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पढ़ेंगे, इसको भी एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये केस बनती है कि यहाँ पे इनका मान प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। कहने का मतलब कि जब हम आयनन पढ़ रहे थे, कहने का मतलब आयनन एंथैल्पी, तब हमको जो वैल्यू मिल रही थी उसकी वो सिर्फ प्लस में मिल रही थी, वहां पे माइनस या कहे तो निगेटिव होने का कोई भी चांस नहीं था। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसमें दोनों संभावना है, हो सकता है मान प्लस भी हो और हो सकता है मान माइनस भी हो। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा उस एटम पे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। ठीक, आयनन तो बताया कि आयनन जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो आयनन, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है यानी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में इंटर करता है तब उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि जो ऊर्जा में चेंज होती है उस समय उसी को एंथैल्पी का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या इसको कैसे डिफाइन करते, देखिए व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम। इस गैसियस एटम को भाई कोई एटम ले लिया गया है, कोई फिक्स तो है नहीं कि हाँ ये एटम, कोई भी एटम हो सकता है, इसलिए जनरल नाम दे दिया गया है एक्स से। ठीक है, टू कन्वर्ट इट इनटू ए निगेटिव आयन। अब भाई निगेटिव आयन में कन्वर्ट करने का मतलब समझ जाना चाहिए कि निगेटिव आयन में तभी कन्वर्ट होगा कोई भी एटम जब उसमें इलेक्ट्रॉन इंटर हो, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए उसके द्वारा। ठीक है, तो क्या व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम एक्स टू कन्वर्ट इट इनटू अ निगेटिव आयन। ठीक है, कहने का मतलब जब किसी न्यूट्रल एटम या इसको हम बोल सकते हैं आइसोलेटेड एटम भी बोल सकते हैं, विलगित या कहे तो अकेला एटम बोल सकते हैं ना, विलगित परमाणु। तो जब एक उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है उसको क्या बनाने के लिए, उसको ऋणात्मक आयन बनाने के लिए। ठीक है, कहने का मतलब जब एक उदासीन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको ऋण आयन बनाया जाता है तब क्या होता है, द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिएगा ये एक प्रकार से एंथैल्पी चेंज है ना भाई। कोई एटम होगा तो उसकी अपनी कुछ ऊर्जा तो होगी, लेकिन अब उसमें इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से जो चेंज हुई उसकी ऊर्जा में, उसी को नाम दे दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए सीधे सीधे लिखा है द एंथैल्पी चेंज, सिर्फ एंथैल्पी नहीं, एंथैल्पी चेंज है। एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसका सिंबल होता है डेल्टा Eg और H। जबकि आयनन में जब हम पढ़े थे आयनन एंथैल्पी में, आयनाइजेशन एंथैल्पी में, तब हमने यहाँ पर डेल्टा I और H लिखा था, I से आयनाइजेशन लेकिन Eg से इलेक्ट्रॉन गेन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हो गया कि द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब इस पूरी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का उस एटम में इंटर करने से जो एंथैल्पी चेंज हुई उसी को नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी।
नाम से ही पता है इलेक्ट्रॉन लब्ध मतलब इलेक्ट्रॉन का लाभ हो रहा है, यानी मतलब किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन और ऐड किया जा रहा है। ठीक है, और क्या देखिए, जो हम इसको कहें तो इसको व्यवहारिक रूप में समझें कि व्यवहारिक रूप में इसका मतलब क्या है, तो देखिए क्या होगा, इट प्रोवाइड ए मेजर ऑफ द इज विथ विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। ठीक है, क्या बता रहा है ये बता रहा है कि इट प्रोवाइड ए मेजर ऑफ द इज मतलब इजी, मेजर ऑफ द इज विथ विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। कहने का मतलब या उस चीज के बारे में बात करता है कि जिसके द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में ऐड होकर एनायन बनाना हो। कहने मतलब यही कहता है कि ये उस चीज का मेजर है, तो उस एनर्जी बोल सकते हैं उसका मेजर है कि जिसके थ्रू हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को इंटर करा के उसको एनायन बना सकते हैं। है तो कोई भी उदासीन परमाणु हो उसमें हम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश करा के उसको एनायन बना दे, उसी की आसानी को ये बताता है। ठीक है, मतलब उसी की प्रक्रिया को बताता है कि अगर वो करना हो तो हमको किस एटम ज्यादा, कौन सा एटम ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, कौन सा एटम कठिनाई से इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, इसी के बारे में बताता है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। ठीक है, तो यही बात है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ठीक, अब इसका एक इक्वेशन इसको दे दिया जाता है कि किस इक्वेशन के थ्रू इसको हम दर्शा सकते हैं। तो जैसे इक्वेशन की बात करें, हमने आयनन के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था, लेकिन अब हमको इलेक्ट्रॉन को इंटर कराना है, तो अब इलेक्ट्रॉन को इसमें जोड़ना होगा। तब देखिए इसका जो इक्वेशन बनेगा उसको दिखाएं तो आपको देखिए, आप देखिए कि किस समीकरण के द्वारा यानी किस इक्वेशन के द्वारा हम इसमें इसको दिखा सकते हैं, इस प्रोसेस को। ठीक है, तो देखिए आप, ये हम कोई आइसोलेटेड एटम या कहे तो कोई न्यूट्रल एटम ले लेते हैं। कैसा होगा, ये गैसियस होगा। ठीक है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से ये क्या हो गया, एक निगेटिव आयन। ठीक, तो यही बात क्या बता रही है, ये हमको बता रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की प्रोसेस, है ना। कहने मतलब इलेक्ट्रॉन लाभ हुआ ना इस एटम को, तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ही बता रहा है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। इसी को नाम दे देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। और ये क्या बना रहा है, ये है एनायन। वहां पे क्या बना रहा था, जब हम आयोनाइजेशन पढ़ रहे थे, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ रहे थे, तब हमको ये मिल रहा था कैटायन, जिससे इलेक्ट्रॉन, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो उसके फलस्वरूप हमको कैटायन मिल रहा था, यानी धन आयन। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जुड़ने के कारण हमको क्या मिल रहा है, एनायन, यानी कि ऋण आयन। तो ये पूरी बात थी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी की, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ये तो प्रॉपर्टी थी कि क्या होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन हम तो अपने चैप्टर पढ़ रहे हैं वेरिएशन, यानी कहे तो पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं हम, कि चेंजिंग बोल सकते हैं, चेंजिंग या पुनरावृत्ति, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, जब हम हमारे पास भाई क्या है, पीरियोडिक टेबल, कहें तो आधुनिक आवर्त सारणी ही हमारे पास है, उसी के बारे में पूरी चर्चा हमको करनी है। तो ये बात ये हुई, लेकिन अब हमको देखना है कि उस पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से इसका मान बढ़ेगा, कहाँ पे इसका मान कम होगा, किस तरीके से ये अपने कहे तो किस तरीके से एलिमेंट्स यानी तत्व तो इस प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो बात करें तो ये जो होता है ऐसा होता क्यों है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना होता है, वो क्यों होता है भाई। सबको पता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं वो उस एटम के न्यूक्लियस यानी उस परमाणु के नाभिक पे जो धन आवेश होता है, कहे तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, उसी के कारण इलेक्ट्रॉन जुड़े होते हैं उस न्यूक्लियस से, जिससे कि एटम बनता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन का जुड़ना डिपेंड करेगा कहीं ना कहीं उस न्यूक्लियर चार्ज पे, कहे तो उस नाभिकीय आवेश पे ही डिपेंड करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। और भी एक चीज होती है, हमने आयोनाइजेशन में भी बताया था, नहीं आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी बताया था कि दो बातों पे निर्भर करेगा आयोनाइजेशन। एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरी बात मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगता है, याद हो तो बताया था, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगता है वह भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी होता है किसके लिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए। ठीक उसी प्रकार से वही सेम दोनों चीजें उत्तरदायी होंगी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए। कहने मतलब इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के लिए भी वही दोनों चीजें उत्तरदायी होंगी। क्या क्या था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज था, इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। और दूसरा क्या था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा कहां पे, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा जब इलेक्ट्रॉन को इंटर कराएंगे बाहर वाली कक्षा में। भाई पहली वाली कक्षा में तो इंटर नहीं कराएंगे, जो बाहरी कक्षा यानी 72 कक्षा होगी, आउटर मोस्ट सेल होगी, उसी में इंटर कराएंगे। तो उसके पहले के जो इलेक्ट्रॉन होगा उससे, उसके पहले वाले सेल यानी उससे जो जस्ट पहले वाला सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास आने देंगे? नहीं ना भाई, सेम चार्ज रिपेल करते हैं यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे कि आप दूर ही रहिए, हमारे पास यानी हमारे घर में मत आइए, कहेंगे ना। तो यही दो बातें इस पे निर्भर करती हैं। ठीक, अब इन दो बातें के थ्रू हम देखें तो जब हम भाई मूव करते हैं, पीरियोडिक सिस्टम को देखनी है ना। जब हम मूव करते हैं, पहले बता दूं तो ये बात मैंने बताई थी कि चार्ज जो होता है कि डिपेंड करता है प्लस और माइनस, ये दोनों होता है ना। ठीक है, ये दोनों होता है प्लस माइनस, लेकिन अब वो प्लस माइनस होता कैसे है भाई, क्यों वो प्लस होता है और क्यों माइनस होता है, इस पे चर्चा की जाए। तो बात करें, ये डिपेंड करता है कि जो एटम है यानी जिस परमाणु को हम अपने कंसिडरेशन में ले रहे हैं, यानी अपने परीक्षण के लिए जिस परमाणु को ले रहे हैं वो किस प्रकार का है, इसी पे डिपेंड करेगा इसके मान को प्लस होना और इसके मान को माइनस होना। ठीक, तो बात करें, जब हम लेते हैं अपना पीरियोडिक टेबल से, हम मान लीजिए शुरू करते हैं अपने हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन तत्व तो यानी जिसका नाम है, ग्रुप है वो 17वां ग्रुप, जिसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, यही है। यह है हमारे ग्रुप 17 के तत्व। इसी को लेके एग्जांपल में समझाता हूं। देखिए, जब इसमें इलेक्ट्रॉन को एंटर कराना होगा तो हमें पता है कि इसकी साइज होती है छोटी। भाई इन सब की तुलना में ये साइज छोटी होती है, या फिर और भी तत्वों की तुलना में अगर हम आवर्त में चलें यानी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आएंगे तो इसकी साइज छोटी होगी। क्यों? पता है हमको कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहें तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान न्यूक्लियस पे बढ़ता है, जिसकी वजह से जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नजदीक आता है, अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से ये एटम की साइज छोटी होती है। पता है ना, तो ये हो गई एटम की साइज छोटी। और जब इसकी एटम की साइज छोटी होगी तो ये कहे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली बचती है इसके लास्ट सेल में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली बचती है, जिसकी वजह से ये हर समय कोशिश करता है कि हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें और अनस्टेबल कहे तो स्टेबल स्टेट में चले जाएं। स्टेबल मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेट बोल सकते हैं। मोस्ट स्टेबल स्टेट यानी इनर्ट गैसों में, क्योंकि हमें पता है कि नोबेल गैसेज जो हमारी अक्रिय गैसें हैं वो सबसे स्टेबल हैं। ठीक है, कहने मतलब वो स्टेबल है, वो जल्दी किसी से क्रिया नहीं करती हैं, अब क्रियाशील नहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई एटम या हर कोई परमाणु, हर कोई एलिमेंट ये चाहता है कि हम भी स्टेबल हों। भाई कोई भी अनस्टेबल नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो कोई अनस्टेबल ना रहने की वजह से ही हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल हों। और ये इसका वो स्टेबल किस तरीके से हो सकते हैं? दो ही तरीका, या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागें या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करें। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए तो हमने बताया था आयोनाइजेशन के किसको, पहले ग्रुप को, एल्कली मेटल्स को, जिसने आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था और वो मोस्ट रिएक्टिव बन गया था। लेकिन अब इसकी बात आएगी तो ये अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है ना, तो हम चलेंगे 17वें ग्रुप में। तो क्या है, फ्लोरीन के पास इतनी शक्ति होती है, तो इतनी क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से कैच कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को आसानी से पकड़ सकता है। और उसका कारण है इसकी साइज में छोटा होना। अन्य एलिमेंट जो अदर तत्व हैं उनकी तुलना में इसका साइज जो होती है वो छोटी होती है। इसी पीरियड में देखें। ठीक है, क्योंकि भाई सेल वही, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ा, जिसकी वजह से कक्षा छोटी होती चली गई। हमको पता है कि जब हम पीरियडिक टेबल में चलते हैं तब लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियड्स में साइज क्रमशः घटती जाती है। ठीक है, तो साइज घटने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से इंटर होगा, और तब जो इसका मान होगा, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी की वैल्यू होगी, वो हमारी होगी माइनस में, यानी माइनस में। और माइनस में क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल रहे थे तब हम बाहर से ऊर्जा दे रहे थे, लेकिन अब जब हम इलेक्ट्रॉन को एंटर कराएंगे तब हमें वहां से ऊर्जा प्राप्त होगी। और जब ऊर्जा प्राप्त होगी तब उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये बोलते हैं ना, एक्सोथर्मिक बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक एंथैल्पी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कब? जब ये माइनस में वैल्यू होगी, ठीक, तब एक्सोथर्मिक, यानी इसको बोलते हैं हम
ऊष्माक्षेपी, ठीक है, जब इसकी वैल्यू माइनस होगी, लेकिन जब बात आई कि वैल्यू इसकी प्लस हो तब क्या, और प्लस कब होगी, ये तो माइनस के लिए जनरली एटम्स के लिए माइनस होता है, ज्यादातर एटम्स माइनस होता है, लेकिन जब हम अपने नोबेल गैसेस की बात करें जो होते हैं कौन कौन सी, इस तरीके से होते हैं सब ना, ये होते हैं हमारे नोबेल गैसेस। तो जब हम नोबेल गैसेस की बात करें तो ये कहे तो सबसे स्टेबल तत्व हैं, क्यों, क्योंकि इनके सेल्स पूर्णतः भरे हैं, ठीक है, तो ये सबसे स्टेबल होंगे। लेकिन जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन को अंदर कराएंगे, कहे तो इलेक्ट्रॉन का एंटर इसमें कराएंगे, तब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन इसमें घुसे जाएगा वो, उसके लिए नया सेल बनाना पड़ेगा। इसमें तो सेल थी, लेकिन यहाँ पे नया सेल बनाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमको अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी। और जब एनर्जी अलग से हम देंगे तब एनर्जी क्या हम लिखते हैं, साइन प्लस लिखते हैं। क्यों, क्योंकि आयनन में हम बाहर से एनर्जी देके उसको प्लस लिख रहे थे जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहा था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन को अंदर कराने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को उस एटम के नजदीक ले जाने के लिए हमको बाहर से एनर्जी अब देनी पड़ेगी, ठीक, तब ये प्लस होगा। और इस केस में हम इसको क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक, मतलब हमने एनर्जी दी है, इंडोथर्मिक, यानी इसको बोलते हैं हम उष्माशोषी। भाई नाम से ही समझ लीजिए, उष्माशोषी मतलब उष्मा का शोषण कर रहा है, कहने का मतलब उष्मा को अवशोषित कर रहा है ना, ठीक है। तो ये दो बातें, प्लस का और माइनस का, क्यों, ये कब वैल्यू प्लस होगी और कब वैल्यू माइनस होगी, ध्यान दीजिएगा कि जब ये वाले तत्व होंगे, ठीक है, तब के केस में ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, यानी कि हमको वहां से एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जब ये प्रोसेस होगी तब इसको हम बोलेंगे कि ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसके लिए, क्योंकि हमको अलग से एनर्जी देनी पड़ी इलेक्ट्रॉन को उसमें इंटर कराने के लिए, ठीक है। तो ये बात होगी पूरी, देखिए ये इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब बात करें तो ये दो बातें हमने जो लिखी थी वो देख लीजिए आपकी, ये किस तरीके से होता है, कि किस तरीके से ये चीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉन एफएनटी पे, यानी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन पे डिपेंड करती है। तो उसको तो मैंने बताया कि क्या होता है, लेकिन अब देखिए जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान बढ़ेगा तो साइज होगी छोटी, है ना, एटॉमिक साइज छोटी होगी, और छोटी होने की वजह से जो बाहर से जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा भाई, अगर साइज छोटी हो न्यूक्लियर चार्ज का तो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, और यहाँ पे एक बार यहाँ पे देख लीजिए साइज बड़ी हो, तब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आएगा, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया एक और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, इस पे ज्यादा लगेगा इसकी तुलना में, लगेगा ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन आसानी से एंटर करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू ज्यादा होगी, कहने मतलब यहाँ पे वैल्यू ज्यादा होगी। यानी ये बताया ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, और इलेक्ट्रॉन तभी जुड़ता है एटम से या न्यूक्लियस से कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान ज्यादा हो। तो ये जान लीजिए जब साइज छोटी होगी तब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान, या इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मान ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। कैसे ज्यादा होगी, माइनस में ज्यादा होगी, इस बात को ध्यान रखें, माइनस में ज्यादा होगी, यानी वैल्यू माइनस में ज्यादा होगी, प्लस में नहीं, ठीक है। कहें तो इलेक्ट्रॉन से, जब इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ भी सकते हैं, है ना भाई, साइज छोटी होगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जुड़ भी जाएंगे, ठीक है। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। और देखिए इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इस पर भी बात करें तो जब ये छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इसमें कम लगेगा, इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे और इस कक्षा में, तो इन रिपल्सन के अलावा कहें तो इन रिपल्सन से मजबूत होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से ये आसानी से बच जाएगा। लेकिन इस केस में इन दोनों का रिपल्सन जो होगा इसकी तुलना में बहुत वीक नहीं होगा, कहें तो बराबर की टक्कर देने वाला होगा, जिसकी वजह से ये लूजली बाउंड हो पाएंगे, लूजली कहें तो कमजोर रूप से, कहें तो बहुत ही वीकली बाउंड हो पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्सन काम करेगा जो इस सेल में है, और ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए वो रिपल्सन काम करेगा, लेकिन यहाँ पे उस रिपल्सन को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होगी। ये बात हुई इस पे। तो ये बात करें तो यही दोनों बातें कि डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी इन्हीं दोनों बातें पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। और बात करें, देखिए ये तो हो गई इन दोनों के लिए कि इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी किस तरीके से बढ़ेगी घटेगी। तो बताएं तो जनरली बात करें तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब जो हमारी इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी है उसका मान बढ़ता है, निगेटिव में बढ़ता है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इट इंक्रीजेज
कहें तो मोर निगेटिव बोल सकते हैं, इट मोर निगेटिव है ना, क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर निगेटिव व्हेन वी मूव इन अ पीरियड। क्या देखिए, इट विल बी मोर निगेटिव on moving, it will be more negative on moving in a period from left to right। भाई हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है। ये तो पीरियड के लिए है कि या इट विल बी मोर निगेटिव मतलब या ज्यादा माइनस में जाएगा ऑन मूविंग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं किसी पीरियड में जाएंगे, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, तब इसका मान ज्यादा निगेटिव होगा, ठीक है। ये बात हुई। और फिर ग्रुप के लिए बात करें, और भाई होगा क्या, तो बता दिया कि साइज जिस तरीके से परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, साइज छोटी होगी, तो साइज छोटी होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो ढेर सारे उस पर ज्यादा आकर्षण बल से उसको कैच कर सकता है, ठीक है। कैच करेगा भाई, जाहिर सी बात है, ज्यादा आकर्षण बल से उसको कैच करेगा, जिसकी वजह से वैल्यू यानी जो एनर्जी वहां से रिलीज होगी वो ज्यादा मात्रा में रिलीज होगी, ठीक। क्योंकि जितनी तेजी से वो खींचेगा अपनी तरफ, उतनी ही तेज गति से यानी उतनी ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी वहां से रिलीज होगी। ये बात होगी इसके लिए, पीरियड के लिए। अब ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में जब हमको पता है कि हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तब की तुलना में, तब कहें तो साइज जो होती है वो नीचे आने पे साइज बढ़ती है, यानी कहें तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ग्रुप में जो एटॉमिक साइज होती है वो क्रमशः बढ़ती है, जिसकी वजह से जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो उस पे यानी जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जुड़ने वाला है उस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान, क्या कहे तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का फर्क बहुत कम पड़ता है, जिसकी वजह से एनर्जी कम निकलती है, यानी कहे तो कम निगेटिव होती है। यहाँ पे मोर निगेटिव लिखा है, यहाँ पे लेस निगेटिव लिख सकते हैं कि इट विल बी लेस निगेटिव, क्या इट विल बी लेस निगेटिव, इट विल बी लेस निगेटिव ऑन मूविंग इन अ ग्रुप फ्रॉम डाउन द ग्रुप बोले, डाउन द ग्रुप बोले मतलब ग्रुप में नीचे जाने पे, या इसको फ्रॉम अप टू डाउन, मूविंग इन ए ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन, ठीक है। तो कहने का मतलब जब हम आवर्त में जाते हैं तब इफेक्टिव यानी कहे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान बढ़ता है, लेकिन यानी माइनस में बढ़ता है, लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तब इफेक्टिव कहे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान माइनस में कहे तो घटता है, ठीक है। वैसे बोलेंगे तो कहने मतलब बढ़ेगा, ठीक है। अगर उस तरीके माइनस ना लगा के बोले तो कहेंगे बढ़ेगा, लेकिन जब हम इधर जाते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब हम बोल सकते हैं कि घटेगा, ठीक है। भाई माइनस में जाना जाने का मतलब क्या, घटना बोल सकते हैं, लेकिन इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं कि मोर निगेटिव होता जाएगा, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में तब लेस निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये बात हुई। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए कि किस तरीके से कितना कितना होता है, ठीक है। आप ये फिगर देख सकते हैं, फिगर क्या है, चार्ट है एक प्रकार से, तो एक टेबल बना हुआ, इसका भी मात्रक इसका भी वही होता है जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का होता था किलो जूल पर मोल, वही मात्रक इसका भी होता है, यानी यूनिट क्या था, किलो जूल मोल इनवर्स, सेम यही यूनिट इसकी भी होती है। भाई एक प्रकार से एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट यही होगी, ठीक है। और देखिए अब आप देख सकते हैं इसको, इस टेबल को आप देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, इसमें सभी ग्रुप यानी ग्रुप 1, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 0 यानी कहें तो 18वां ग्रुप सभी को दिखाया गया है। तो आप इसमें सभी में एंथैल्पी देख सकते हैं सभी की। और बताया था मैंने कि जो नोबेल गैस होता है उसके लिए प्लस में मान आता है इसका, क्यों, उसका कारण होता है कि वो स्टेबल होता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन को जुड़ने नहीं देता, जिसकी वजह से उसको और एनर्जी देनी पड़ती है ताकि इलेक्ट्रॉन को अगली कक्षा में जोड़े, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब हम देंगे तो मान प्लस में आएगा। अब देखिए सभी देख रहे हैं, इधर ग्रुप फर्स्ट में है
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सभी के मान एक तरफ से दिए गए हैं। ठीक है, डेल्टा Ag सिंबल होता है, मैंने बताया पहले। और ग्रुप 16 देखिए, यानी ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और टेलुरियम और फिर है पोलोनियम। इसी तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये चीजें हैं सब। ठीक है, इसमें आप एक कहें तो एक्सेप्शन भी देख रहे होंगे भाई, एक्सेप्शन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो एक्सेप्शन आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन पे और फ्लोरीन पे। देखिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन पे एक्सेप्शन है, क्योंकि ऑक्सीजन पे -141 है जबकि सल्फर पे 200 है। कहने का मतलब जो हमने बताया कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तब वैल्यू लेस निगेटिव होती है। कहने का मतलब जीरो की तरफ बढ़ती है ना, लेस निगेटिव होने का मतलब क्या, जीरो की तरफ बढ़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, -141 से -200, कहें तो और दूर चला जा रहा है, कहें तो मोर निगेटिव हो रहा है, लेस निगेटिव होने का मोर निगेटिव हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्लोरीन के केस में, फ्लोरीन का तो -3 मतलब 328 है, लेकिन क्लोरीन पे जाने पे 349 हो जा रहा है और उसके नीचे जाने पे फिर से 325, यानी क्लोरीन का ज्यादा हो जा रहा है। इसका कारण क्या है, जानना चाहिए ना कि इसका कारण है क्या, कि क्यों ये हो रहा है। और बात करें तो ये जो बहुत हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन में कि एक क्रम से लगभग हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक क्रम नहीं होगा, मतलब इनके परिवर्तन का क्रम निश्चित नहीं होगा। ठीक है, और यही कारण है कि ये दोनों, अब देखिए इसको बताऊं तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये केस बनती क्यों है। हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, अभी देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है 8। ठीक है, तो 8 में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं तो इसका होता है 1s2, 2s2 और 2p4 ये। ठीक, और इसकी तुलना अगर हम किसी दूसरे से करें, मान लीजिए हम इसी के नीचे वाला जो है कौन सा ऑक्सीजन, सल्फर का होता है 16, ये होता है। तो इसकी तुलना इससे करें, देखिए 16 होने पे क्या होगा, 2 2 4 और ये 6, यानी 6 4 10 हो जाएगा। अब तीसरे में जाएगा क्या, 3s2, 10 2 12 और 3p4 है ना। तो आप देखेंगे कि किसका कारण है, देखिए ऑक्सीजन का कम हो रहा है ना, माइनस में ऑक्सीजन का ज्यादा, कह सकते हैं कि माइनस में ऑक्सीजन का कम हो रहा है और सल्फर का माइनस में ज्यादा हो रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है कि अब ये डिफरेंस क्यों है, साइज होगी ना, साइज में चेंजिंग होगी तभी ये हो रहा है भाई। साइज में देखिए, इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन को ड्रॉप कहे तो इलेक्ट्रॉन को इसमें इंटर कराएंगे तब ये 2p में घुसेगा, यानी 2p में जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे ये 3p में जा रहा है। तो आप सोचिए इलेक्ट्रॉन को किसमें प्रवेश कराना आसान होगा, ये कक्षा दूरी पे होगी, यानी तो ये जो सबसेल होगा वो न्यूक्लियस से दूरी पे होगा और ये सबसेल न्यूक्लियस के नजदीक होगा ना। लेकिन आप सोचिए कि तो अगर दूरी पे होगा तो ये कह सकते हैं दूरी पे होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करना आसान होगा, कह सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता यह कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करना आसान होता है। ठीक है, देखिए हाँ, क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवेश करता है, ना कि यहाँ पे, है ना। समझने वाली बात है कि यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जब 2p है ये ज्यादा नजदीक होगा और ये 3p है तो ये ज्यादा दूरी पे होगा। तो यहाँ पे आसानी से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ना, है ना, कि इसकी साइज छोटी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका जो रिपल्सन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा इस सेल में, मान लीजिए 4 2 6 है तो इस सेल में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन कम होगा। क्यों, क्योंकि इसकी साइज बड़ी होगी और इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 16 होगा, इसकी साइज होगी बड़ी और इसकी साइज होगी छोटी। तो इसकी साइज जब छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन ज्यादा होगा, यानी मतलब जब ये साइज इतनी बड़ी होगी तब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा रिपल्सन ज्यादा होगा। लेकिन इस बड़ी साइज में इलेक्ट्रॉन आएगा तो रिपल्सन कम होगा ना, और रिपल्सन कम होने की वजह से भाई, रिपल्सन कम होने की वजह से ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो ज्यादा होगा। तो जिसकी वजह से इसका मान माइनस में ज्यादा होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको पता है जब प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान ज्यादा होगा तब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी माइनस में ज्यादा होगी, जिसकी वजह से आप ग्राफ में देख रहे हैं कि सल्फर के लिए -200 है और ऑक्सीजन के लिए -141 नहीं -141 है। कारण ये है कि इसकी साइज बड़ी होगी और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो रिपल्सन होगा वो कम होगा। साइज बड़ी होने की वजह से भाई डेंसिटी उसकी कम होगी। भाई जितनी बड़ी कक्षा होगी डेंसिटी कम, छोटी कक्षा होगी डेंसिटी ज्यादा, और जब डेंसिटी ज्यादा होगी तब इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन को जुड़ने नहीं देगा। ठीक है, तो यही कारण है कि इन दोनों में ये चीज देखने को मिलती है। इसकी साइज छोटी होते हुए भी ये ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता, लेकिन इसकी साइज बड़ी होती है
लेकिन इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन कम होने की वजह से ये इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मात्रा में कैच कर सकता है, ठीक है, ज्यादा तेजी से कैच कर सकता है, इसलिए इसका मान ज्यादा होगा माइनस में। अब बात करें दूसरा एक्सेप्शन फ्लोरीन और क्लोरीन को लेके देखें कि फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की क्यों ज्यादा हो रही है और फ्लोरीन की क्यों कम हो रही है। फ्लोरीन और क्लोरीन, तो यहाँ पे बात करें तो फ्लोरीन का कितना होता है 9 और क्लोरीन का हमारे पास होता है 17 एटॉमिक नंबर। अब इलेक्ट्रॉनों को इसमें भरेंगे तो 9 के लिए क्या होगा 1s2 छोड़िए कितना होता है 2s2 यानी दो देखिए 1s2 2s2 और कितना 2p5 यही होगा 2 2 4 5 4 9 और यहाँ पे कितना होगा 1s2 2s2 छोड़िए 3s2 कितना 10 हो जाएगा 10 2 12 और 3p5 ये केस बनेगी। तो सोचिए इलेक्ट्रॉन को किसमें प्रवेश कराना आसान होगा। फिर से वही बात की जो छोटा होगा उसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन जाएगा लेकिन जो बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाएगा। कहे तो बहुत जो बड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या ये फ्लोरीन और ये क्लोरीन, तो इसमें साइज किसकी बड़ी क्लोरीन की साइज बड़ी और यहाँ पे साइज बड़ी होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिपल्सन कम होगा क्योंकि डेंसिटी कम होगी तो रिपल्सन कम होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें प्रवेश करेगा और आसानी से प्रवेश किया तब इसकी वैल्यू माइनस में ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे साइज ना देखेगा कि साइज छोटी है, यहाँ पे ये सब एक्सेप्शन है ये कि इसकी साइज बड़ी होगी लेकिन फिर भी जो इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने की क्षमता है वो ज्यादा होगी जिसकी वजह से एंथैल्पी चेंज ज्यादा होगा और इसी एंथैल्पी चेंज को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन के ग्रहण होने से वो एंथैल्पी चेंज हुई है और यहाँ पे साइज छोटी होगी लेकिन इलेक्ट्रॉनों के बीच रिपल्सन ज्यादा होगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से कहे तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ कम मात्रा में जुड़ पाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से इसका मान निगेटिव में इसकी तुलना में कहे तो कम होगा, निगेटिव में इसका कम होगा जबकि इसका निगेटिव में ज्यादा होगा जो कि आपको दिख रहा है टेबल में -349 इसका और इसका है -328, ठीक है। कारण भाई इनका बताया ना दो ही बात, एक प्रभावी नाभिकीय आवेश और दूसरी बात इफेक्टिव कहे तो दूसरी बात इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये बात है इन दोनों में, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्लोरीन इसमें ऑक्सीजन का तो सबसे कम है, उसके पूरे कहे तो पूरी फैमिली में ही ऑक्सीजन का सबसे माइनस में सबसे कम है और सभी का ऑक्सीजन से ज्यादा है लेकिन फ्लोरीन क्लोरीन की तुलना में सिर्फ क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा है, बाकी और सबका फ्लोरीन से कम ही है, ठीक है। कहने का मतलब कि जो कहे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो हमारी किसकी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, माइनस में कहे तो इसकी क्लोरीन की माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है माइनस में, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आपको ग्राफ में दिख रहा होगा ये देखिए वो हमारा नोबेल गैस यानी नोबेल गैस दिख रहा है इनर्ट गैस एलिमेंट, तो उसमें क्या है सब देखिए नियान का +116 है ना, नियान का +116 कहने मतलब नियान में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वहां से रिलीज नहीं होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो +116 है और सब उससे कम है आप देख रहे हैं। और हीलियम में देखिए +48 जबकि और नीचे जाने पे और भी ज्यादा हो रहा है ना, हीलियम भी यहाँ पे सबसे कम हो रहा है +48 क्यों, क्योंकि साइज उसकी छोटी है, ठीक है, साइज छोटी है तो +48 होगा क्योंकि उसमें ऊर्जा प्लस में ऊर्जा कम देनी पड़ेगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ जाए और सब में नियान के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ा रहे, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करें, ठीक है। तो ये पूरी बात हुई इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी की, ठीक है, यही होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर कभी कभी किसी बुक में है तो इसी को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कह देते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब आप इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बांधना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बांधना समझ सकते हैं। यहाँ पे भी इसका मान भी माइनस और प्लस होता है और वो कब होता है जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये माइनस प्लस होता कब है देखिए जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, जब इलेक्ट्रॉन उसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाता है तो फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जा रहा है उसमें हमको एनर्जी नहीं देनी पड़ती तब इसका मान माइनस लेते हैं। भाई एनर्जी वहां से रिलीज हो रही है तब इसका मान हम कहे तो जब इस एनर्जी वहां से रिलीज तब इसको हम प्लस दिखाते हैं, ठीक है, एनर्जी जो कि हमारी चिन्ह परिपाटी के खिलाफ है
कि एनर्जी रिलीज हो रही तो उसको माइनस लिखिए, ऊष्मागतिकी के चिन्ह परिपाटी नियम के खिलाफ है ये, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो तो हम उसको माइनस लिखेंगे किसके थ्रू, ये उसके ऊष्मागतिकी के ऊष्मागतिकी के चिन्ह परिपाटी के थ्रू। ये है कि जब एनर्जी रिलीज हो तब हम उसको प्लस लिखें, नहीं जब एनर्जी रिलीज हो तब उसको माइनस लिखें, लेकिन जब एनर्जी दी जाए तब उसको हम प्लस लिखें। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में जब एनर्जी हमारी रिलीज कहे तो एनर्जी हमारी रिलीज होती है, क्या रिलीज एनर्जी पे, रिलीज एनर्जी इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से जब एनर्जी रिलीज होती है तब उसको प्लस लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, जिसका सिंबल हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Ae, ठीक है, ये सिंबल होता है। तब इसको दर्शाते हैं कि ये जो रिलीज इलेक्ट्रॉन पे ये प्लस होता है, लेकिन माइनस कब होगा, जब एनर्जी गेन एनर्जी, मतलब जब एनर्जी दी जाती है कि इलेक्ट्रॉन अब जाएगा है तो हीलियम वाले केस में तब उसको माइनस लिखा जाता है, ठीक है, जो कि ये हमारे चिन्ह ऊष्मागतिकी के चिन्ह परिपाटी नियम के खिलाफ है या उसके विपरीत है बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को बांधना ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बांध लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होगी ज्यादा, जैसे कि क्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से बांध ले रहा था, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को बांधेगा। और बात करें लिथियम की तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, किसकी तुलना में, क्लोरीन की तुलना में, ठीक है। लेकिन अगर वही हम नीचे जाएंगे, देखिए आपने ग्राफ में देखा भी होगा जब हम नीचे जा रहे थे तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान, इलेक्ट्रॉन कहे तो इसका मान, इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का मान माइनस में कम हो रहा था, लेकिन इसका मान भी प्लस में कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसको प्लस ले लिया जाएगा तो प्लस में कम, ऊपर वाले का जाना है तो वो आसानी से जोड़ लेगा छोटा होने के कारण, और नीचे वाला बड़ा होने के कारण आसानी से नहीं जोड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरी बात थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है आपके बुक में, देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि ये 4 एलिमेंट दिए गए हैं हमको, क्या क्या, देखिए 4 एलिमेंट हमको दिए गए हैं। एक है फास्फोरस, यानी सिंबल है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और है एक फ्लोरीन। इसमें पूछा है कि उस एलिमेंट को बताइए, यानी इसका क्रम बताइए आप कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लब्धि इसमें होगी, यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इसकी किस प्रकार से होगी। तो हमको पता है जब हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तब इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का मान बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन माइनस में बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं यानी अप टू डाउन, तब माइनस में उसका मान कम होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा है तो माइनस में सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन को बोल सकते हैं कि क्लोरीन का माइनस में सबसे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि ये किस तरीके से, देखिए इस तरीके से हो रहा है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और यहाँ पे होता है फ्लोरीन। ये होता है क्रम, मतलब पीआई टेबल में इनका पोजीशन इस तरीके से होती है। तो जब इसी के ऊपर होता है, फ्लोरीन के ऊपर देखिए, है ना, यही होता है। तो जब हम इस साइड में जाते हैं तब मान इसका बढ़ता है माइनस में। तो हमने भी ग्राफ में भी देखा क्लोरीन का माइनस में सबसे ज्यादा था, और उसका कारण था क्या, इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन। 2p में इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन ज्यादा हो रहा था, ठीक है, 2p में इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन ज्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वहां पे जुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन क्लोरीन में डेंसिटी कम थी, यानी इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम था, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन उसमें जुड़ा, और आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ा जिसकी वजह से इसका मान माइनस में ज्यादा हो गया, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। फिर इसके बाद किसका नंबर आएगा, सल्फर का, ठीक है, सल्फर का, और फिर तब नंबर आएगा फ्लोरीन का, और लास्ट वाला आएगा इसका। क्यों, क्योंकि बात करें तो ये देखिए इस तरीके से क्रम बनेगा, ठीक है, कि इसका नेगेटिव में कम होगा, इन सभी का नेगेटिव में क्रमशः ज्यादा होगा। इसको लिख सकते हैं क्या, मोस्ट निगेटिव बोल सकते हैं ना, मोस्ट निगेटिव वैल्यू। मोस्ट निगेटिव वैल्यू इस तरीके से होगी, इसका मोस्ट निगेटिव वैल्यू होगी, इसका कम निगेटिव, ठीक है। तो ये क्रम है कि किस तरीके से इसका मान माइनस में बढ़ेगा, माइनस में घटेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारी 5वीं प्रॉपर्टी जो कि होगी हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जिसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। तो हम विद्युत ऋणात्मकता पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है। देखिए आपकी विद्युत ऋणात्मकता होती क्या है। तो देखिए हमको बात करनी है 5वीं फिजिकल प्रॉपर्टी, जो कि हमारी लास्ट फिजिकल यानी लास्ट आखिरी भौतिक प्रॉपर्टी, यानी लास्ट कहे तो आखिरी भौतिक गुण होगा, भौतिक गुणधर्म होगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें तो क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता। तो
तो इसको पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी वो मिजरेबल थी, कहे तो मापने योग्य थी, जिसको माप लेते थे हम, ठीक है। लेकिन ये जो क्वांटिटी हम पढ़ने वाले हैं ये नॉट मिजरेबल है, पहले बता दूं, नॉट मिजरेबल, ठीक है, नॉट मिजरेबल क्वांटिटी, इसको मापा नहीं जाएगा, सिर्फ ये तुलनात्मक होगा, कहें तो तुलना करने, सिर्फ हम तुलना कर सकते हैं एटम्स के बीच में कि हाँ किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो ये होगा कैसे भाई, अब तुलनात्मक है तो अकेले एटम में तो होगा नहीं, अभी तक तो जो हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियाई हो, आयनिक रेडियाई हो, या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, या उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, तो वो हम आइसोलेटेड एटम के लिए बता रहे थे, ठीक है। लेकिन हम इन एटम्स विद्युत ऋणात्मकता जो होगी इसको हम अकेले एटम के लिए ना बता के किसी दो बॉन्ड के बीच में बताएंगे, तो दो ऐसे एटम्स के बीच में बताएंगे जहां पे वो दो एटम आपस में किसी बॉन्ड से बंधे हुए हों, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है देखिए, तो पहले बताऊं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से समझ आना चाहिए कि विद्युत ऋणात्मकता, और विद्युत ऋणात्मकता का मतलब समझ सकते हैं कि एटम का वह गुण, यानी वह एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को, क्योंकि बॉन्ड बना है, वही पहले बताया कि बॉन्ड बने होंगे दो एटम्स के बीच में, उस बॉन्ड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वही होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखिए क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, देखिए क्वांटिटेटिव या क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एटम इन ए केमिकल कंपाउंड, देखिएगा रासायनिक यौगिक में बता ना, टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। कहने मतलब अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कहने का मतलब है कि वह एबिलिटी यानी क्षमता बोल सकते हैं, योग्यता किसी एटम की, ऑफ एटम, किसी एटम की वह क्षमता, किसी एटम की वह क्षमता है एक रासायनिक यौगिक में, ठीक है, कह सकते हैं कि किसी रासायनिक यौगिक में किसी एटम की वह क्षमता जिसके कारण वह शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, यानी जो इलेक्ट्रॉन का शेयर कर दिया है उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, इटसेल्फ मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की होती है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की वह क्षमता है कि वह एटम जब किसी कंपाउंड में हो तब वह दूसरे इलेक्ट्रॉन, यानी जब किसी कंपाउंड में हो तब वह उस एटम जो दूसरे एटम से बंधा हुआ है उसके, उन दोनों के बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको अपनी तरफ खींचे, यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वह क्षमता ही कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी विद्युत ऋणात्मकता। तो सीधे सीधे आप विद्युत ऋणात्मकता समझ सकते हैं कि यह नॉट मेजरेबल क्वांटिटी है, जिसको मापते नहीं है, सिर्फ तुलना करते हैं, हम दो एटम्स के बीच में बताते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किसकी कम है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम के लिए यह उस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा कि वह एटम जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ किस मात्रा में खींच रहा है, जितनी ज्यादा मात्रा में वो खींचेगा वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा, तो उसकी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जो जितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कहें तो जो बॉन्ड होगा दो एटम्स के बीच में वो जिस तरफ ज्यादा झुका होगा वही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, ठीक है। ये बात थी इसमें। और बात करें तो ये तो बता दिया नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, मापने योग्य नहीं है। अब देखिए भाई तुलनात्मक, तो इसको मापने के लिए 2-3 स्केल दिए जाते हैं जो कि दिए गए हैं यहाँ पे। देखिए पहला है पाउलिंग स्केल, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपना स्केल लिया इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मापने के लिए। फिर मुल्कन स्केल, मैंने मुल्कन जैफ स्केल इसको बोलते हैं, मुल्कन जैफ स्केल। और फिर तीसरा है आलरेड राउ स्केल, ठीक है, आलरेड राउ स्केल, नाम भी भाई इंग्लिश साइंटिस्ट है तो नाम, ठीक है। देखिए और इनमें जो पाउलिंग थे, ये तीनों स्केल्स दिए जाते हैं, लेकिन इनमें से जो बहुत फेमस सा स्केल है जिसका यूज जनरली किया जाता है, तो देखिए वो है हमारा पाउलिंग स्केल। और पाउलिंग ने सन 1922 में बताया भी था, इन्होंने फ्लोरीन को कहा कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इन्होंने दी 4.0, क्या दिया 4.0। ये इन्होंने कहें तो फ्लोरीन के लिए बताया कि हाँ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इतना होगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की इन्होंने 4.0 बताई। किसने? पाउलिंग स्केल लिखा है, लेकिन इनका पूरा नाम था लाइनस पाउलिंग ने। क्या? लाइनस पाउलिंग
इन्होंने बताया था कि 1922 में बताया कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो 4.0 होगी। ठीक है, अब ये भी इन्होंने कहा था कि ये मान जो फ्लोरीन का होगा ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, कहें तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होगी, और किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट की विद्युत ऋणात्मकता इतनी नहीं हो सकती है। इसके समकक्ष तो होगी, यानी इसके कहें तो इसके नजदीक होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी किसी की भी। ठीक है, तो बात करें, अब आपको एक ग्राफ दिखाता हूं, तो एक टेबल दिखाता हूं जिसमें सभी एटम्स कहें तो मैक्सिमम एटम्स के दिए गए हैं कि कौन कौन से एटम किस तरीके से, यानी कितने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस एटम की है। ठीक है, तो दिखाऊंगा आपको, आप देखेंगे कि कितना कितना है सभी एटम्स का। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता रखने वाला एलिमेंट कौन सा होगा। तो ध्यान दीजिए कि वो होगा फ्लोरीन, जो कि रख रहा है 4.0। भाई तुलनात्मक है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं है, तुलना में कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ बताया जाता है कि हाँ ये इतना ज्यादा भारी है या इतना ज्यादा हैवी, इतना ज्यादा पावरफुल है। तो ठीक है, ये थी, देखिए अब आप इस टेबल को देख सकते हैं। पहले देखिए पीरियड में बात करें, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वैसे बता देता हूँ कि किस तरीके से पीरियड में बढ़ता है या घटता है या फिर ग्रुप में क्या होता है। तो जब हम पीरियड में जाते हैं, किसी पीरियड में जब हम चलते हैं, तब साइज छोटी होने की वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बढ़ जाती है। तो कहें तो लिख सकते हैं द वैल्यू इंक्रीजेज, जनरली इंक्रीजेज इन अ पीरियड, इन अक्रॉस अ पीरियड बोल सकते हैं क्या। देखिए द वैल्यू, भाई किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, द वैल्यू जनरली इंक्रीजेज across a period and but the value generally increases across a period but decreases down a group। ठीक है, कहने का मतलब जब हम, यानी वैल्यू किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीज, यानी इंक्रीज करती है कब, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस अ पीरियड, बट डिक्रीजेज, लेकिन डिक्रीज करती है कब, डाउन ए ग्रुप, मतलब जब हम ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, ऊपर से नीचे हम समूह में जाते हैं, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। ठीक है, ये बात था। लेकिन अब ये बढ़ती घटती कैसे, इसको जानने के लिए अभी बताते हैं, लेकिन पहले आप देख लीजिए सभी एलिमेंट के कि किस तरीके से सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो एक पैमाना निकलेगा उसी पाउलिंग स्केल से। ठीक है, तो देखिए आप कौन कौन सा है, देखिए पहले आप देख सकते हैं पीरियड में, देख सकते हैं पीरियड सेकंड है और पीरियड थर्ड लिया गया है ना, ऊपर पीरियड सेकंड और बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर पीरियड थर्ड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप एक क्रम से देख रहे हैं कि सभी के लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सब एक क्रम से हैं। सभी में आप देख सकते हैं पहले 1.0, फिर 1.5, फिर 2.5, यानी 2.0, 2.5, 3.5, इस तरीके से क्रम से सब बने हुए हैं ना। फिर इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसमें भी क्रम से सब बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब फिर ये तो पीरियड में हो गया। अब बात करें हम ग्रुप में, कि ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या होता है, तो आप ग्रुप भी देख सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट है और ग्रुप 17, दो ग्रुप लेके बताया गया है। ठीक है, देखिए क्या, पहले ग्रुप में देखिए लिथियम का 1.0, लेकिन नीचे जाते हैं जिस तरीके से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जिस तरीके से हम नीचे जा रहे हैं, जो मान है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो घट रही है। ठीक है, और उस साइड में देखिए आराम से वैल्यू घट रही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, सभी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घट रही है ना भाई, घट रही है ना, देख रहे हैं ना आप। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि आपकी जब हम ग्रुप में चलते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू घटती है। ठीक है, लेकिन जब हम पीरियड में चलते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्रमशः बढ़ती है। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए, ग्रुप में बढ़ने और ग्रुप में कहें तो ग्रुप और पीरियड में। ठीक है, किस तरीके से पीरियड में बढ़ेगी और किस तरीके से पीरियड में ग्रुप में घटेगी। तो
ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी। तो बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म होती है। तो यहाँ पे एक बात और बता दो कि ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, वो तो पाउलिंग स्केल पे दे दिया गया, जो हमने ग्राफ दिखाया वो पाउलिंग स्केल पे था, लेकिन वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। अलग अलग कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होती है। वो डिपेंड करती है कि उसके सामने वाला एटम कैसा है, यानी सामने वाले एटम की प्रवृत्ति कैसी है, तब वो डिपेंड करती है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इतना सब कुछ जान लेने के बाद अब हमको ये जानना होगा कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या ये एटॉमिक रेडियाई से मैच करती है, एटॉमिक रेडियाई से किस तरीके से रिलेट करती है, यानी किस तरीके से ये परमाणविक त्रिज्या से संबंधित है। कौन सी विद्युत ऋणात्मकता किस तरीके से किसी भी एटम या किसी भी परमाणु की त्रिज्या से या परमाणु की साइज से रिलेट करती है या संबंधित है। तो वो एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज पता है कि एटॉमिक साइज पीरियड में जब चलते हैं तो एटॉमिक साइज छोटी होती जाती है, या कहें तो एटॉमिक रेडियस छोटी होती जाती है, और जब ग्रुप में चलते हैं तब एटॉमिक रेडियस हमारी बढ़ती चली जाती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या पता हमको कि पीरियड में जब हम चलते हैं, है ना, जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान बढ़ता है, जबकि देख रहे हैं कि एटॉमिक साइज छोटी हो रही है और ये बढ़ रहा है। और क्रम से जब ऊपर से नीचे आते हैं यानी ग्रुप में जब चलते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घट रहा है, लेकिन जो एटॉमिक साइज है वो क्रमशः बढ़ रही है ना, है ना। एटॉमिक साइज बढ़ रही है, सेल चेंज, तो एटॉमिक साइज बढ़ रही है, तो इससे हम कह सकते हैं कि कहे तो एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घट रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज एक दूसरे से रिलेट करती है ना। और इस रिलेट के बाद हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन जो हम पढ़ रहे हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो क्या है, मेटल है या नॉन मेटल? वो तो नॉन मेटल है ना भाई, नॉन मेटल वो है। तो क्या कह सकते हैं कि हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले, यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले, कह सकते हैं कि ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हमारे नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सीधे सीधे है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली रिलेट करती है किससे, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी से, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी से, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी से सीधे सीधे संबंधित है ना कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो वो जो तत्व यानी जो एलिमेंट होगा वो हमारा नॉन मेटल की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी नॉन मेटल होने की कि किस तरीके से नॉन मेटलिक और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में संबंधित है। और इसी में हमने देखा कि ये एटॉमिक रेडियाई भी किस तरीके से इनसे संबंधित है ना। तो ये एक रिलेशन होता है। और एक बात कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये आयोनाइजेशन की तरह है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह, कि उसमें भी हमको पता था कि लेफ्ट टू राइट यानी आवर्त में जब चलते हैं तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है ना। और यानी साइज, एटॉमिक साइज छोटी होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी। और जब नीचे आते हैं यानी जब एटॉमिक साइज बढ़ रही है तब आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो रही है हमारी, ये बात हमने जाना। तो अब बात करेंगे इन सभी प्रॉपर्टीज को जानने के बाद, यानी इन सभी बातों को जानने के बाद अब हमको रिलेशन निकालना होगा किसमें, ये मतलब ये जान गए ना कि ये किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो चाहे नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी हो, ये आपस में किस तरीके से संबंधित है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, इससे एक बात हम निकाल सकते हैं कि देखिए एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो ये होते हैं क्या हमारे नॉन मेटल, उनकी जो टेंडेंसी होती है, ठीक है, नॉन मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की ज्यादा होती है ना। कैसे हैं, नॉन मेटलिक एलिमेंट हैव स्ट्रांग टेंडेंसी टू कैच इलेक्ट्रॉन या टू हेल्ड इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ये बात निकाल सकते हैं ना कि नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या, नॉन मेटलिक एलिमेंट, नॉन मेटलिक एलिमेंट्स हैव, नॉन मेटलिक एलिमेंट हैव ग्रेटर टेंडेंसी, बोल सकते हैं कि ग्रेटर टेंडेंसी या फिर स्ट्रांग टेंडेंसी। तो देखिए क्या, नॉन मेटलिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रांग टेंडेंसी, स्ट्रांग टेंडेंसी टू क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने का स्ट्रांग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर बोल सकते हैं टू गेन इलेक्ट्रॉन। और इसकी वजह से क्या होगा भाई, नॉन मेटलिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रांग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, जिससे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो बताया भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, नॉन मेटल्स के या नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी के। ठीक है, यही बोल सकते हैं ना।
किसके, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को जाना, ठीक है, यानी कहे तो नॉन मेटेलिक जो एलिमेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। और ज्यादा होने से, कहने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो रही है तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है। भाई जाहिर सी बात है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगी। भाई दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इससे ये भी कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तब हमारी मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, है ना। समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटी तो मेटेलिक प्रॉपर्टी हमारी बढ़ी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से मेटेलिक प्रॉपर्टी हमारी घट रही है। तो ये थी पूरी बात। और इन सभी बातों को जानने के बाद, यानी इलेक्ट्रॉन कहें तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस बोले, या फिर बोले उसके बाद हमने पढ़ा था आयनिक रेडियाई, और तीसरी बात हमने जानी थी आयनन एंथैल्पी, ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, और अगली बात हमने जानी चौथी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और पांचवी बात हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानी। तो इन सभी को जानने के बाद एक समराइज रिलेशन आप देख सकते हैं कि पांचों बातें एक साथ जब लिखी जाए तो उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, कि पांचों बातें एक साथ हों। तो आप देखेंगे इस फिगर में, देखिए ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ऊपर लिखा गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, तो पीरियोडिक टेबल आभासी बोल सकते हैं कि समझ सकते हैं, हाँ वो पीरियोडिक टेबल का ही एक स्वरूप है, ठीक है। तो इसमें ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नीचे ऊपर ही आयनाइजेशन एंथैल्पी, और फिर देखिए बीच में हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर इस तरीके से एरोस दिखाया गया है, और वो ऊपर से इस तरीके से, और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरीके से, और इसी के साथ लिखा गया एटॉमिक रेडियस, और नीचे देखिए एटॉमिक रेडियस लिखा गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी गई है, और उस साइड में भी देखेंगे आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब लिखे गए हैं। लेकिन अब आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर देखिए आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से, यानी हम एटॉमिक रेडियस को देखिए सबसे पहले, एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घट रहा है। इस साइड देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घट रहा है, कब? जब एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस नीचे की तरफ बढ़ रहा है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस बढ़ने से क्या बोले हैं इसको, एटॉमिक रेडियस बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घट रहा है, ठीक है। और फिर देखिए अब उस साइड देखेंगे आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में कि दोनों के मान ऊपर बढ़ रहे हैं, तो वहां भी बढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी दोनों के मान बढ़ेंगे। क्या? आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, वहां पे बढ़ रहे हैं। देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता और इलेक्ट्रॉन को निकालने की क्षमता, वो उस साइड के लिए। लेकिन इस साइड में जब आएंगे, क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस साइड में जब आएंगे तब आयोनाइजेशन उल्टा हो जाएगा, कहें तो नीचे वाला आसानी से आयोनाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब ऊपर से नीचे आने पे क्षमता इसकी कहें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस साइड में, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा, जबकि राइट साइड में ऊपर से नीचे आने पे घट रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऊपर देखेंगे आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो दोनों के मान बढ़ेंगे, किसके किसके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और अगली बात आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, यानी आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। और नीचे देख रहे हैं आप एटॉमिक रेडियस और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और एटॉमिक रेडियस हमारे नीचे इस तरफ बढ़ रही है ना, एटॉमिक रेडियस देख रहे हैं, एटॉमिक रेडियस इस तरफ बढ़ रही है, उधर भाई छोटी हो रही है एटॉमिक रेडियस। जाहिर सी बात है इधर जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस छोटी होती है और इधर आएंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता हर समय उस तरफ ही कहें तो राइट साइड में ही बढ़ रही है। ये सब समराइज्ड फॉर्म है पांचों, और मेटलिक और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं एरो की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई निश्चित नहीं है क्रम, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक है। और इसी में हमारा सेमी मेटल भी होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखाया गया, ठीक है। तो ये हमारा समराइज फॉर्म पांचों प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे आयनिक नहीं है, क्या आयनिक कहते हैं, एटॉमिक आयनिक रेडियस नहीं है, तो आयनिक रेडियस से हमको नहीं कुछ लेना देना है, ठीक है, क्योंकि वो आयंस के लिए होगा। हम पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में हमारे आयन नहीं है, सब एलिमेंट है, ठीक है, एटम। तो ये थी पूरा समराइज पांचों प्रॉपर्टी की समरी थी, बोल सकते हैं पांचों प्रॉपर्टीज की समरी थी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी थी। आप एक बार फिर से इसको देख सकते हैं किस तरीके से कौन सी चीज बढ़ रही है और कौन सी चीज घट रही है, या कौन किससे किस प्रकार रिलेट है, कह सकते हैं कौन किससे किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। अब हमारी बची हुई है केमिकल प्रॉपर्टी और उसका ट्रेंड, किस प्रकार से केमिकल प्रॉपर्टी होगी और उसका ट्रेंड यानी उसका चलन किस प्रकार से होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।
उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, और ना तब भी ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से संतुष्ट करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।